हेलो स्टूडेंट, आज देखिए हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितने चैप्टर पढ़ना है। और फिर उसके बाद एक एक चैप्टर करके हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। और प्रयास होगा मेरा कि 15 से 20 मिनट का एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आज हम लोग जानने वाले हैं क्या कि क्लास 10 का जो केमिस्ट्री है उसमें हम लोग का कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। देखिए, क्लास 10 का केमिस्ट्री में हम लोग को पहला फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, ये सब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में जानेंगे। सेकेंड जो चैप्टर है उसका आपका नाम है क्या? एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चैप्टर सेकेंड में पढ़ेंगे। और चैप्टर थर्ड में क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेटल क्या होता है, नन मेटल क्या होता है, ये सब हम लोग किस में पढ़ेंगे? चैप्टर थर्ड में। ये चैप्टर आपको क्लास 8 से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे। मेटल नन मेटल जो चैप्टर है उतना आपको जानकारी है, मेटल क्या होता है, नन मेटल क्या होता है। और साथ ही साथ हम लोग जब क्लास 10 में पढ़ते हैं तो इसके बारे में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि 8 क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो क्या मेटल के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी जान रहे हैं कि उसका मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, नन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, और उसके बेसिस पर हम लोग डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। लेकिन क्लास 10 में जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेज होगा, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेज होगा। जैसे मान लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको बताया गया होगा क्लास 8 में क्या, कि जैसे मेटल जो होता है मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, सुंडस होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये सब किसका प्रॉपर्टी है? मेटल का। तो ये सब जितना प्रॉपर्टी है मेटल का वो सब प्रॉपर्टी नन मेटल का नहीं होगा। यानी कि नन मेटल उल्टा है तो क्या होगा? इसके पास जो है उसके पास वो नहीं रहेगा। और मेटलॉइड क्या करेगा? वो मेटल वाला भी और नन मेटल वाला भी दोनों प्रॉपर्टी को शो करेगा। यानी कि वो बीच वाला है, ठीक है ना। ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और ख़ास करके इस चैप्टर में हम लोग तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। ऐसे आप लोग को अब पोर्शन से कट गया है जो चैप्टर नंबर 5 था पीरियोडिक टेबल। उसमें जब हम लोग पढ़ते थे ना तो बहुत सारा चीज़ का हम लोग का नॉलेज बढ़ जाता था। एक एक एलिमेंट के बारे में पढ़ते थे हम लोग, पूरा पीरियोडिक टेबल को पढ़ना रहता था, ठीक है ना। अल्कली मेटल कौन सा है, अल्कलाइन मेटल कौन सा है, तो वो सब हम लोग पढ़ना रहता था। हेलोजन ग्रुप कौन सा है, ठीक है ना, नोबल गैस कौन सा है, वो सब चीज़ हम लोग पढ़ते थे। लेकिन वो चैप्टर अब हट चुका है आपका पोर्शन से, चैप्टर जो 5 था। अब देखिए हम लोग को फोर्थ नंबर जो चैप्टर है क्या लिखा हुआ है। फोर्थ नंबर चैप्टर आपका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ना है। ये जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनके नज़र से ये चैप्टर बहुत मजबूत हो जाता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो शुरू से ये 3 कर लेगा तो क्या उसका लिए चौथा बाकी रहेगा? हमको तो नहीं लग रहा है कि चौथा बाकी रहेगा। जैसे हम लोग 3 चैप्टर को धीरे धीरे समझते हुए करते हुए आएंगे तो हमारे नज़र से चौथा भी आपके डिफिकल्ट नहीं होगा। इस पे देखिए, मान लीजिए कि एवरेज वाले के लिए हार्ड लग रहा है, यहाँ पर आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करेंगे ताकि ये आपको किसी तरह से समझ में आ जाए। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एक एक चैप्टर को पढ़ते हैं। और आप लोग भी पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट चैप्टर क्या है हम लोग का? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट चैप्टर क्या है हम लोग का? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए फर्स्ट चैप्टर में हम लोग का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में क्या क्या पढ़ना है, उसके इंट्रोडक्शन को हम लोग जानते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको बताया जाएगा फर्स्ट टॉपिक क्या इसका, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, ये दोनों चेंजेस को हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए फिजिकल चेंज आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बहुत आपको आसान होगा। कैसे? मान लीजिए फिजिकल चेंज में जैसे आइस से हम लोग क्या करेंगे, आइस को जब मेल्ट करिएगा तो वाटर बनेगा। और वही वाटर को क्या करिएगा, जब फ्रीज करिएगा तो क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। यानी कि वो कैसा चेंजेस हुआ? तो फिजिकल चेंजेस हुआ। यानी कि एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म बना और दूसरे से फिर से वो पहले वाला फॉर्म में आ गया। आइस से आप वाटर भी बना सकते हैं और वाटर से फिर आइस भी बना सकते हैं। तो कैसा चेंजेस हुआ? तो फिजिकल चेंजेस हुआ। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंजेस। और बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे देखे होंगे बचपन में आप लोग क्या करते होंगे, पेपर का नाव बनाते होंगे बचपन में, पेपर का नाव बनाते होंगे। अभी देखिए बारिश का समय है, बारिश का समय है ना, थोड़ा सा कहीं पानी लग जाता है तो उसमें पेपर का नाव बना के लोग छोड़ते हैं। और उसका क्या, यानी कि पेपर को मोड़ के हम लोग उसको नाव का फॉर्मेट दिए, और फिर से जब पेपर को हम लोग खोलेंगे तो क्या होगा? पहले वाले फॉर्मेट में आ जाएगा, सिंपल। उसी तरह से तो यानी कि वो क्या हो गया, हम लोग का फिजिकल चेंजेज हुआ।
और केमिकल चेंजेज में क्या होगा, केमिकल चेंजेज में एक बार चेंज हो गया तो दोबारा से फिर वो चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आप दूध से दही बना रहे हैं, तो दूध से दही बना रहे हैं तो एक बार दूध से दही बन गया तो ये नहीं कि आप फिर दही से दूध बना लीजिएगा, ये रिवर्स आने वाला नहीं प्रोसेस है, ठीक है ना। मान लीजिए कि आप कोयला को जला दिए, तो कोयला को जला दिए तो फिर से कोयला थोड़ी बन जाएगा। और फिर दिमाग मत लगाइएगा क्या कि लकड़ी को जलाने के बाद वो जल जाता है तो फिर कोयला हम लोग को मिल जाता है, वो सब नहीं, ठीक है ना। कोई भी फ्यूल को आप एक बार क्या करते हैं, कंबस्शन करा देते हैं, जला देते हैं, तो फिर से वो फ्यूल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि जितना भी फ्यूल को हम लोग बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो वो सब कैसा प्रोसेस होगा, केमिकल प्रोसेस होगा, सिंपल। तो इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिकल क्या होता है चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होता है, ठीक है। एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे, उसके लिए नहीं घबराना है आपको। और सेकंड में क्या पढ़ेंगे हम लोग, केमिकल रिएक्शन। इस आपका चैप्टर के नाम में ही है क्या, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, तो क्यों नहीं इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जैसे केमिकल रिएक्शन के बारे में अभी तक आप लोग क्या जान रहे होंगे, दिमाग में क्या चल रहा होगा कि रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से कुछ रिएक्ट होकर मिलता है प्रोडक्ट, यानी कि क्या, रिएक्टेंट से कुछ रिएक्ट होने के बाद प्रोडक्ट मिलता है, केमिकल रिएक्शन होता है। बात तो वही है क्या, यानी कि कुछ चीज़ आप रिएक्ट कराइएगा तो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इसको लिखने का इक्वेशन है शॉर्ट फॉर्म में, कैसे, कभी कभी सिंबल के साथ लिखा जाता है, कभी नेमिंग के साथ लिखा जाता है। और फिर उसके बाद जब हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसका कुछ गुण भी होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि उसका प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन का जब प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे उसके बाद क्या पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन और कुछ नहीं है, क्या है, केमिकल रिएक्शन जैसे है उसी तरह से केमिकल इक्वेशन भी है, उसको लिखने को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो उसी को जब हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो गया, मेरा केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, यानी कि जनरली आप केमिकल इक्वेशन का डिफाइन क्या लिखेंगे, इसके बारे में पढ़ना है कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो ये पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग को पढ़ना है राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, हम लोग को उसके बाद पढ़ना होगा क्या, केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, ठीक है। क्लियर दिख रहा है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर उसके बाद क्या, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, जब केमिकल इक्वेशन को हम लोग लिखना सीख जाएंगे तो उसके बाद बैलेंस करना होगा। केमिकल इक्वेशन का लिखना सीखने का मतलब क्या है, केमिकल इक्वेशन का लिखना सीखने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आप नेमिक फॉर्म में लिखते हैं क्या, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, क्या लिखते हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है, वाटर मिलता है। तो इसी को जब आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिएगा तो क्या आपको, ये होगा आपका केमिकल इक्वेशन होगा। तो केमिकल इक्वेशन जब हम लोग को लिख लेंगे तो उसको बैलेंस भी करना होगा ना। रिएक्शन में हमेशा बताया जाता है कि केमिकल रिएक्शन ऐसा कुछ और नहीं है, बस एटम का रीअरेंजमेंट है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कराएं, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कराएं तो क्या बना, वाटर बना, तो ऐसा कुछ नहीं है क्या, क्या अब इसके अलावा कुछ दूसरा चीज मिल जाएगा, दूसरा चीज नहीं मिलेगा, बस क्या होगा, बताइए, बस क्या होगा आपको, बस यही होगा कि ये अरेंज होगा, एक फॉर्मेट में क्या होगा, अरेंज होगा, और कुछ इधर उधर नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद देखिए आगे, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। जब सब चीज़ पढ़ लिए हम लोग, क्या क्या पढ़ लिए, यानी कि जब हम लोग यहाँ से देखिए, आपको पिछले वाले स्लाइड में दिखा देते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस, उसके बाद केमिकल रिएक्शन, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि उसका प्रॉपर्टी क्या क्या है, फिर उसके बाद केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, और उसके बाद हम लोग पढ़ें क्या, राइट ए केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, और फिर उसके बाद आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो रिएक्शन को आप कितने टाइप्स के होते हैं वो भी आपको समझना आसान है, कैसे समझेंगे हम लोग रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, देखिए उसको, देखिए रिएक्शन में आप जब टाइप समझना होगा तो फर्स्ट क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नामे से पता चल रहा है क्या, कॉम्बिनेशन के नाम से आपको नहीं पता चल रहा है कि दो चीज़ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। कंबाइन का मतलब क्या होता है, जब दो चीज़ आपस में कंबाइन, दो चीज़, दो से ज़्यादा चीज़ जब आपस में क्या होगा, कंबाइन होगा, टू एंड मोर,
ठीक है। रिएक्टेंट कंबाइन और वन फॉर्म में क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। जैसे इसका आपको एग्जांपल लिखना होगा तो सबसे सिंपल क्या लिखेगा, मान लीजिए ए प्लस बी, वो क्या बन रहा है, सी बन रहा है। ये दो अलग अलग चीज मिल करके क्या हो गया, कंबाइन होकर के एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो कम्बिनेशन का मतलब क्या, दो लोग एक साथ कंबाइन हो गए तो कम्बिनेशन हो गया, ठीक है ना। फिर डिकम्पोजिशन, बस उसका उल्टा। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, फर्स्ट वाले में आपको बता दिया गया कम्बिनेशन, कम्बिनेशन का मतलब हो गया कि दो चीज कंबाइन हो गया। और सेकंड वाले में क्या बता दिया गया, डिकम्पोजिशन, यानी कि एक जो चीज कंबाइन है वो टूटेगा, यानी कि यहाँ से ए टूट जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से ए टूट के क्या बन जाएगा, दो फॉर्मेट में बन जाएगा। तो क्या हो गया, ये आपका डिपोजिशन, यानी कि क्या हो गया, ये डिकम्पोजिशन हो गया रिएक्शन। ठीक है। थर्ड नंबर में हम लोग को क्या पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट के नाम से आप समझते होंगे, जब हम लोग क्लास 9 में मोशन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ते हैं डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और इसको हम लोग डिफरेंस को भी बहुत अच्छे से सजा सजा के लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, उसमें आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो है डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को एक जगह से उसको डिस्प्लेस करके दूसरे जगह शिफ्ट कर दीजिए, तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। रिएक्शन में क्या होगा, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बात आएगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है हमारा कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को क्या करेगा, वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। मान लीजिए क्या होगा, दो दोस्त है, और मान लीजिए कि पहले से जो बैठा हुआ है आपके फर्स्ट वाले बेंच पर, वो दोस्त क्या है, थोड़ा सा मतलब शांत बच्चा है, कमजोर नहीं कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। उधर से आया थोड़ा सा उदन टाइप का बच्चा है, वो क्या करेगा, उसको पीछे कर देगा, पीछे की तरफ डिस्प्लेस कर देगा, वो आगे की तरफ बैठ जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, वो ज़्यादा रिएक्टिव है मारपीट के मामले में या डराने के मामले में, पढ़ने में तो पीछे ही होगा। तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग याद रखेंगे क्या, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, कम रिएक्टिव वाले को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। फिर क्या हम लोग को पढ़ना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या, इसमें दो तरह का डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे, तो देख लीजिए इस तरह से कुछ, मान लीजिए कि ए प्लस बी और सी प्लस डी, कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सिंपल है आपको, ऐसे आपको इसमें एग्जाम्पल पर तो उतना नहीं आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ए जो है सी को डिस्प्लेस कर रहा है, तो सी भी जो होगा क्या करेगा, इस तरह से बताता है क्या, कि मान लीजिए कि इसके साथ जो कंबाइन होगा ना, ए एक को डिस्प्लेस करेगा, यानी कि जिसको डिस्प्लेस करेगा उसके जगह पर जाएगा, तो वो किसके जगह पर चला जाता है, उसके जगह पर चला जाता है। मान लीजिए कि दो स्टूडेंट है क्लास में, ठीक है, क्या, दो स्टूडेंट है क्लास में, तो क्या करेगा, एक वहाँ से सीट चेंज करके अपने सीट पे उसको बैठा दिया, और दूसरा उसके सीट पे आ गया, मन यानी कि सीट को एक्सचेंज कर लिया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट तो हुआ लेकिन डबल हुआ, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, यानी कि रिएक्शन होने के बाद कुछ जो बच खुच गया उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं, जो बच गया कुछ नीचे में। देखिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या, आप पढ़े होंगे पीएच स्केल का चर्चा आप कभी सुने होंगे क्या। पीएच स्केल में बताया जाता है कि जो 7 वैल्यू होता है ना, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और 7 से ऊपर वाले क्या होते हैं, एसिडिक, और नीचे वाले बेसिक। इस तरह से आप जानते होंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या, और रिएक्शन होगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, यानी कि चार्ज वो बैलेंस हो जाएगा। उसके बारे में डिस्कशन हम लोग इसमें करेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये तो सब पहले से भी पढ़ते आए होंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। इस रिएक्शन में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट जो टॉपिक होगा हम लोग का क्या होगा, कोरिजन क्या होता है और एसिडिटी क्या होता है। कोरिजन को साफ भाषा में बोला जाए तो कोरिजन क्या है, एक तरह का बर्बादी है, ठीक है ना। मान लीजिए कि आप जब शुरू में स्कूल या कोचिंग में आते हैं, बहुत आप शरीफ रहते हैं, पढ़ने में आपको मन लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको दोस्त कुछ उस टाइप के मिल जाते हैं जो क्या करते हैं, धीरे धीरे आपको कोरिजन कराने लगते हैं। क्या कराने लगते हैं, कोरिजन कराने लगते हैं, यानी कि धीरे धीरे आपको बर्बाद करने लगते हैं। तो वही सब कोरिजन क्या है, मान लीजिए कि कोई मेटल ही है, मेटल ठीक है, शुरू में क्या है, सब साफ सुथरा अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, कोरिजन होने से वो बर्बाद होने लगता है। और हम लोग देखते हैं इसका फेमस एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, कोरिजन जब पढ़ते हैं तो रस्टिंग का पढ़ते हैं, रस्टिंग रस्टिंग पढ़ते हैं तो उसमें क्या, यानी कि आयरन को मॉइस्चर और एयर के प्रेजेंट में क्या होना, धीरे धीरे उसको बर्बाद होने को कोरिजन बोलते हैं। रेंसिडिटी भी हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑयली खाना है, ऑयली खाना का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए तला हुआ कोई भी खाना है,
और क्या होता है, देखते हैं कि हम लोग 2 4 5 घंटा हो जाता है तो उसके बाद खाना वेस्ट हो जाता है, उसको हम लोग खाएंगे तो क्या होता है, स्वाद चेंज हो जाता है। ऐसे जनरली देखा जाए तो खाना को 4 या 5 घंटे के बाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हम लोग को हेल्थ के लिए प्रॉब्लम करता है। तो ये सब तो बात है, ठीक है, बायो वाले से पढ़ लीजिएगा ये सब। आगे देखिए हम लोग को फर्स्ट जो टॉपिक है, एक एक टॉपिक करके हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम लोग को है, उसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। क्या है हम लोग का, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, यानी कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। ये हम लोग का फर्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन में। तो देखिए पढ़ते हैं। जैसे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जब पढ़ते हैं हम लोग तो दिमाग में एकदम क्लियर रहना चाहिए। फिजिकल चेंज का मतलब क्या, कि रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज का मतलब रिवर्सिबल, यानी कि एक बार चेंज हुआ फिर से वो चीज़ मिल सकता है। जैसे एग्जांपल में दिए थे, क्या दिए थे, कि पेपर से आप नाव बनाए, नाव को खोल दिए फिर पेपर बन गया। फिर क्या, आइस से वाटर बनाए, यानी कि आइस को मेल्ट किए, वाटर बन गया। और फिर वाटर को क्या किए, फ्रीज किए तो आइस बन गया। ये सब किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल का है कि नहीं। तो उसी तरह से हम लोग को एक क्लियर रहना चाहिए, आपको दिमाग में नाम सुनते 2 4 एग्जाम्पल घूम जाना चाहिए। फिर जब केमिकल चेंज पढ़ेंगे तो केमिकल चेंज में क्या पढ़ेंगे, वैसा चेंजेज, यानी कि जो ये फिजिकल चेंज है उसका एकदम जस्ट उल्टा होगा। यानी कि वो क्या होगा, ए रिवर्सिबल होता है तो वो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। यानी कि एक बार चेंज हो गया तो दोबारा से फिर वो चीज़ मिलने वाला नहीं है। यानी कि जिससे प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट से फिर पीछे वाला चीज़ रिएक्टेंट नहीं मिलने वाला है। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं क्या, जैसे बर्निंग ऑफ कोल हो गया, बर्निंग ऑफ फ्यूल, कोई भी फ्यूल को आप जलाते हैं तो फिर रिवर्स से वो फ्यूल नहीं मिलता है, ठीक है ना। ये किस में आएगा, केमिकल चेंज में आएगा। ऐसे इसका एक फेमस एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है क्या, कि मिल्क से जब हम लोग कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं, क्या कि दूध से जब दही आप बना लिए, क्या किए, दूध से जब दही बना लिए, तो आप लोग तो एक्सपर्ट हैं क्या, कि जब दूध से एक बार दही बन गया तो दही से दूध बन सकता है क्या, नहीं। अब देखिएगा आप लोग मॉडर्न है, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर से हम लोग क्या समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि वाटर को बॉयल कर दिए, आप फिर ठंडा करिएगा तो सिंपल वाटर हो जाएगा। तो ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेज है, ठीक है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक बार बर्बाद हो गया तो फिर से आपका प्योर वाला आयरन नहीं मिलेगा। आयरन अच्छा वाला है और एक बार बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, तो फिर से नया वाला आयरन आपको जो पहले था वो नहीं मिलेगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होगा बताइए, केमिकल चेंजेज होगा। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बर्निंग वुड, यानी कि लकड़ी को हम लोग जलाते हैं, लकड़ी को जलाएंगे और जो एक बार जल जाएगा फिर से क्या वो लकड़ी मिलेगा क्या, नहीं। तो बर्निंग ऑफ वुड भी क्या होगा मेरा, बताइए, केमिकल चेंज होगा। बर्निंग ऑफ वुड क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। तो ये सब आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सीख जाएंगे। ऐसा कोई इसमें तीर वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये सबको समझ में आ गया होगा क्या। एग्जाम्पल देना होगा दो गो, उसका क्या बोलिएगा, जैसे मान लीजिए आइस से वाटर बनाना, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप पेपर वाला एग्जांपल दे सकते हैं, नाव वाला। और इसका केमिकल चेंज में क्या क्या बोलेंगे, मिल्क से कट बनाना, फिर उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फूड, ये सब हो गया आपका केमिकल चेंज का, ठीक है। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पे हम लोग को वही दोनों का जान तो गए, लेकिन उसका ये भी तो जानना होगा ना, लिखिएगा कैसे, सजाइएगा कैसे। कॉपी वाला तो ये नहीं पूछेगा कि आपको आता कितना है, वो तो देखेगा आपका रिटेन। तो देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, फिजिकल चेंज में, फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज कैसा होता है बताइए, फिजिकल चेंज कैसा होगा, तो फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नेचर का होता है, यानी कि फिर से ओरिजिनल सबस्टांस मिल सकता है। लिखा हुआ है क्या, डेट ओरिजिनल सबस्टांस कैन नॉट बी रिकवर्ड, यानी कि लिखा हुआ है क्या, फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल, ओरिजिनल सबस्टांस कैन नॉट बी रिकवर्ड, केमिकल चेंज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टांस। कैन बी रिकवर लिखिएगा, एक गलत हो गया, कोई बात नहीं। देखिए इसमें क्या है, ये बोलना क्या चाह रहा है, कि जो फिजिकल चेंजेज है, देखिए आपको क्लियर कर देते हैं, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। देखिए हम लोग को क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल इन नेचर, ओरिजिनल सबस्टांस कैन बी रिकवर्ड, यानी कि हम लोग फिजिकल में क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल सबस्टांस को क्या कर सकते हैं, फिर से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज क्या है, वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टांस, केमिकल चेंज से क्या होता है, नए सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि फिर से पुराने चीज़ को रिकवर नहीं कर सकते हैं, ओरिजिनल वाले चीज़ को रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये अब आप लोग खुद से लिख सकते हैं, ये बड़ा चीज़ नहीं है। फिर देखिए इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना रहता है, इसका एग्जाम्पल भी लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 3 नंबर का आएगा तो आपको तो देना पड़ेगा, 2 स्टेटमेंट दीजिएगा,
रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। उसके बाद क्या करिएगा, उसका कुछ एग्जाम्पल भी लिखिएगा ना, फिर दोनों में लिख दीजिएगा कि एक से ओरिजिनल मिलता है, दूसरे से ओरिजिनल नहीं मिलता है। एक और आप लिख सकते हैं क्या, कि एक में मास का किसी तरह का चेंजेस नहीं होता है, लेकिन दूसरे में मास का चेंजेस होता है। किस में होगा, आप थोड़ा सा बोलिए। तो हमको देखिए क्या होगा, हमको लग रहा है क्या आप लोग इसका आंसर जानते होंगे क्या, कि फिजिकल में किसी तरह का मास का चेंजेस नहीं होगा। क्या पेपर को मोड़ के नाव बना दिया और नाव से फिर पेपर कर दिए तो मास बढ़ गया क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन चेंज किस में होगा, तो हम लोग को केमिकल वाले में होगा। जैसे देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जो शुरू में रहेगा हल्का रहेगा, लेकिन रस्ट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका वेट बढ़ जाएगा। देखिए इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, यानी कि देखिए आप अच्छे हैं तो माँ बाप के लिए बोझ नहीं है, ठीक है ना, अच्छे हैं तो माँ बाप के लिए बोझ नहीं है, लेकिन आप बर्बाद हो जाएंगे तो उस दिन से आपका बोझ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पेरेंट्स के लिए क्या होगा, बोझ बढ़ जाएगा। यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन आप समझ सकते हैं कि बर्बाद होने पर इसका क्या होता है, बोझ बढ़ जाता है, मास बढ़ जाता है। तो ये कैसा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ। देखिए कुछ एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, क्या, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जब हम लोग वाटर को फ्रीज करते हैं, एक कैसा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि फिर वाटर से हम लोग आइस करेंगे, आइस से वाटर कर सकते हैं, रिवर्सिबल है। फिर मेल्टिंग ऑफ वैक्स, क्या, यानी कि मोमबत्ती को हम लोग क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, फिर से उसको फ्रिज, यानी कहने का मतलब फिर से उसको सॉलिड फॉर्मेट में ला सकते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर कैसा चेंजेस हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। क्यों, क्योंकि वाटर को एक बार मान लीजिए बॉयल कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे कूल करेंगे, कूल करेंगे तो फिर से तो वाटर ही रहेगा ना। तो यानी कि बॉइलिंग ऑफ वाटर आपका क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया, कि कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए केमिकल चेंजेज में क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड का पचना, फूड का पचना। मान लीजिए कि फूड जो खाना खाए हैं आप, वो डाइजेस्ट कर गया, तो फिर से मान लीजिए कोई उधर से आपका दोस्त आया, कहा कि जो खाया था हमको खिलाओ, तो है पॉसिबल, है उसको रिटर्न पाना, बताइए आप ही, नहीं है ना। फिर उसके बाद क्या है, बर्निंग ऑफ कोयल, यानी कि एक बार कोयल को जला दिए, फ्यूल को कोई भी जला दिए तो फिर से वो रिटर्न नहीं मिलेगा। और रस्टिंग ऑफ आयरन को तो चर्चा बार बार कर रहे हैं। फिर उसी तरह से रिस्पायरेशन, मान लीजिए क्या, कि आप ऑक्सीजन को लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े, फिर अब क्या, मान लीजिए ऑक्सीजन को लिए, ऑक्सीजन को छोड़ते तो कैसा होता, फिजिकल टाइप का होता है कि यानी कि जो लिए वही छोड़ दिए, लेकिन ये कुछ में चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो ये सब हम लोग का एग्जाम्पल हुआ कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है ना। तो ये आप एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। मिनिमम आप 4 एग्जाम्पल है, दो दो एग्जाम्पल तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेक्शन में, थैंक यू, ठीक है।